नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज़ में। आज 18 फरवरी है और आज भी हम रोज़ की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी। और इसके साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि सुर्खियों में रही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू किस देश का उत्पाद है। तो ऑप्शन है जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया। तो इसका आंसर होगा भारत। तो कू एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जो कि ट्विटर के विकल्प के रूप में भारत में देखी जा रही है और इसको बड़े पैमाने पर भारत के लोगों द्वारा अपनाया भी जा रहा है। इसका उपयोग भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि अभी हाल ही में भारत सरकार और ट्विटर के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद कू ऐप को भारत सरकार ने भी बढ़ावा देना शुरू किया है। तो इसी के साथ चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन है डॉक्टर अजय माथुर, डॉक्टर सुनील वर्मा, डॉक्टर MS सुब्रमण्यम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? डॉक्टर अजय माथुर को किसके महानिदेशक के रूप में? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ इनसे पहले जो इसके महानिदेशक थे, ISA के इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक थे, वो कौन थे? उपेंद्र त्रिपाठी इसके महानिदेशक थे। और उपेंद्र त्रिपाठी 2015 से इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर थे, महानिदेशक के रूप में काम कर रहे थे। 2015 में इसका निर्माण किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तब से ही उपेंद्र त्रिपाठी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक के रूप में काम कर रहे थे। ISA का जो एक उद्देश्य है वो सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसी के साथ ही इसका जो उद्देश्य है वो कुछ इस प्रकार है कि 2030 तक सौर परियोजना में $1 ट्रिलियन से अधिक का निवेश जुटाना जो है इसका भी एक उद्देश्य रहा है। इसके साथ ही देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो शुरुआत है वो भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 में फ्रांस की राजधानी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान की गई थी। COP21 यानी कि पेरिस जलवायु समझौते के नाम से भी इसको जाना जाता है। पेरिस जलवायु समझौता अपने आप में एक महत्वपूर्ण जलवायु समझौता रहा जलवायु परिवर्तन को लेकर। तो उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियों का साथ मिलकर समाधान निकालना। और जो भी सदस्य इस संगठन से जुड़ेंगे, इस गठन से जुड़ेंगे, वे सभी लोग अपने अपने देश में विभिन्न तकनीकियों का उपयोग करेंगे और एक दूसरे देश को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराएंगे जिससे कि वो अपने देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ा सके। और इस ISA का यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस वर्ष 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने और क्लाइमेट चेंज पर जो जलवायु समझौता है, पेरिस जल समझौता है, पेरिस एग्रीमेंट है, जो कि कब हुआ था? 2015 में हुआ था। उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने वाला एक संगठन के रूप में कार्य कर रहा है इस समय। सोलर अलायंस जो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका उद्देश्य ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आने वाले जो क्षेत्र है, जिसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में जानते हैं, ये क्षेत्र पूरे वर्ष लगभग सूर्य का तापमान यहाँ पर आता है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर इंसोलेशन पूरे वर्ष लगातार समान रूप से बना रहता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्देश्य है इन क्षेत्रों में आने वाले यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले सभी देशों को इस गठबंधन में लगभग शामिल करना और उनको प्रोत्साहित करना कि वो अपने यहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू करें, ताकि ग्रीन हाउस गैसेज जिस ऊर्जा के स्रोतों का हम उपयोग करते हैं उससे ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं और उस ग्रीन हाउस गैसेज को कम किया जा सके, क्योंकि
जब हम ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं या जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं जैसे कोयला है, डीजल है या क्रूड ऑयल है, इनका जब हम उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से जलवायु पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं घटित होती हैं। और इसके प्रमुख रूप से जो भूमंडलीय ऊष्मन है यानी ग्लोबल वार्मिंग है, ये घटनाएं घटित होती हैं। तो पेरिस जलवायु समझौते की जो संभावनाएं हैं, जो उद्देश्य हैं, उसको यहाँ पर पूरा करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत जो है भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। तो इसका पहला सम्मेलन 2 से 5 अक्टूबर 2018 में ग्रेटर नोएडा भारत में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस द्वारा किया गया। इसके साथ इसका दूसरा सम्मेलन भी जो है भारत में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जो कि 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक चला। 2020 का जो सम्मेलन है वो वर्चुअल तरीके से, आभासी तरीके से संपन्न किया गया। अभी वर्तमान में इसमें जो सदस्य देश हैं वो 86 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल। तो इसका आंसर होगा स्मृति ईरानी। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने अभी हाल ही में वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को शुरू किया है। इस योजना की शुरुआत के लिए अगस्त 2020 में जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल सीड कॉरपोरेशन के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे कि जो जूट के बीज हैं उनको आसानी से और सस्ते रेटों पर और सुविधाजनक रूप से लोगों तक पहुँचाया जा सके, ताकि जूट की कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। इसी प्रकार भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति यानी कि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट के उत्पादन से संबंधित एक क्रांति है। जिस प्रकार श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, हरित क्रांति अनाजों के उत्पादन से है, उसी प्रकार से स्वर्ण रेशा क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? जूट उत्पादन से संबंधित है। भारत में किससे उत्पादित है? किससे संबंधित है? जूट उत्पादन से। तो जूट एक प्रकार का बस्ट फाइबर होता है। बस्ट फाइबर जो कि पौधों के फ्लोएम से प्राप्त होता है। बस्ट फाइबर जो कि पौधों के फ्लोएम से प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखा जाए तो भारत में जूट एक नगदी फसल है यानी कॉमर्शियल क्रॉप है, कैश क्रॉप है, जिसके उत्पादन की भौगोलिक दशाएं जो हैं, जिसमें उच्च तापमान जो है कितना होना चाहिए? 24 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होना चाहिए। यानी कि जो क्लाइमेटिक तापमान है, वायुमंडलीय जो तापमान है वो इतना होना चाहिए उस क्षेत्र का। और भारी वर्षा वाले क्षेत्र होने चाहिए, यानी कि 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर जहाँ पे भारी वर्षा हो रही है वहाँ पर जूट की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं होती हैं। इसी के साथ साथ ये देखा जाता है कि भारत जो है वो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में, और बांग्लादेश के बाद जूट और जूट के सामान का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। यानी कि बांग्लादेश से जो है जूट के बने हुए सामान सबसे ज़्यादा विश्व में निर्यात होते हैं, उसके बाद भारत से होते हैं, लेकिन भारत जूट का उत्पादन सबसे अधिक करता है। इसके बाद भारत में जूट के उत्पादन में अगर देखें तो पश्चिम बंगाल राज्य का स्थान प्रथम है, उसके बाद बिहार का है, फिर तीसरे स्थान पर असम राज्य आता है। तो जूट का उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, और दूसरे स्थान पर बिहार है, और तीसरे स्थान पर असम राज्य आता है। और विश्व में भी जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत में होता है। लेकिन उससे बनने वाली जो वस्तुएँ हैं उनका निर्यात जो होता है वो किस देश से होता है? बांग्लादेश से होता है। मेस्टा जो कि एक जूट की एक किस्म है। मेस्टा क्या है? जूट की एक किस्म है, एक प्रकार है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास किया? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया, और पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चितौरा झील के विकास कार्य का भी शिलान्यास किया है। और इसी समारोह में महाराजा सुहेलदेव जयंती भी मनाई गई। सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव श्रावस्ती के शासक थे और 1034 ईस्वी में बहराइच की लड़ाई में गाजी सलार मसूद को हराने के लिए वे प्रसिद्ध हैं। गाजी सलार मसूद को हराने के लिए प्रसिद्ध हैं 1034 में बहराइच की लड़ाई में। इसी के साथ उनके विषय में अब्दुर रहमान चिश्ती द्वारा लिखित जीवनी मिरात ए मसूदी में भी उनका जिक्र मिलता है। किसका? महाराजा सुहेलदेव का जिक्र मिलता है। इसी प्रकार एक दृष्टि उत्तर प्रदेश राज्य पर डालें तो उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक आबादी वाला
राज्य है देश में और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश नाम से उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 में किया गया था। इससे पहले यह संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था और उत्तर प्रदेश के नाम से इसका गठन कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को किया गया। और अभी हाल ही में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया गया। तो 24 उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाती है? 24 जनवरी को मनाती है। इसके बाद 1 नवंबर 1956 में उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया तथा इसके बाद हम देखें तो 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को विभाजित करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया, उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई। इसी के साथ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वह कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी और सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी पहली राज्यपाल हैं। इसके साथ देखा जाए तो वर्तमान में कौन है राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। और आनंदीबेन पटेल के पास उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो कार्यभार है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्यभार है। इस समय उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 18 मंडल हैं और 18वां मंडल जो है 2008 में अलीगढ़ को बनाया गया था और इन मंडलों के अंतर्गत 75 जिले आते हैं। और तहसीलों की संख्या यदि देखी जाए तो 350 है और नगर निगम 17 नगर निगम है। तो 2011 की जनगणना के समय तक उत्तर प्रदेश में 71 जिले थे। बाकी के जो 4 जिले हैं वो बाद में जोड़े गए उत्तर प्रदेश में, जो कि 4 जिले कौन कौन से जोड़े गए? शामली, संभल, शामली और हापुड़। शामली, संभल और हापुड़। शामली, संभल और हापुड़, ये 3 जिले जो जोड़े गए वो 2011 में जोड़े गए। और फिर उसके बाद 2013 में अमेठी, 2013 में किसको? अमेठी को जोड़ा गया। तो 4 जिले बाद में जोड़े गए। तो अभी वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 75 जिलों की संख्या है। इसी के बाद चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 का सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कॉन्टिजेंट पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो इसका आंसर होगा राजनाथ सिंह। भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कॉन्टिजेंट पुरस्कार प्रदान किया। दिल्ली पुलिस ने CAPF और सहायक बलों में बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट का अवार्ड जीता। और उसी प्रकार देखा जाए जाट रेजिमेंट को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कॉन्टिजेंट अवार्ड के लिए चुना गया। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सशस्त्र बल कार्य करते हैं। CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है वो किसके अधीन कार्य करते हैं? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट का अवार्ड दिल्ली पुलिस को मिला। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कॉन्टिजेंट का अवार्ड किसे मिला? जाट रेजिमेंट को मिला। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि टेस्ट मैचों में बाएं हाथ के बल्लेबाज का विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज 200 बाएं हाथ के बल्लेबाज का विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन और दीपक चहल। तो इसका आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन पहले बॉलर बने हैं, पहले गेंदबाज बने हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों में 200 बाएं हाथ के बल्लेबाजों को आउट किया है। तो स्टुअर्ट ब्रॉड 200वें बल्लेबाज रहे। स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो 200वें बल्लेबाज रहे या 200वें शिकार रहे किसके? रविचंद्रन अश्विन के, जिनको जो बाएं हाथ से के खिलाड़ी हैं, लेफ्टी हैं। और उन्होंने चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के दूसरे टेस्ट मैच के दौरान ये उस उपलब्धि को हासिल किया है रविचंद्रन अश्विन ने। इससे पहले देखा जाए तो मुथैया मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ जो है विकेट लेने वाले सबसे सफल गेंदबाज रहे थे। अब वह दूसरे नंबर पर आ गए हैं और पहले नंबर पर कौन है? रविचंद्रन अश्विन हैं। तो इसी के साथ वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में
योशिरो मोरी ने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण इस्तीफा दिया, वह अध्यक्ष थे। यानी कि योशिरो मोरी जो हैं वो कहाँ के अध्यक्ष थे? टोक्यो ओलंपिक के, एशियाई खेल के, फीफा आयोजन के, इनमें से किसी के। तो इसका आंसर होगा टोक्यो ओलंपिक। तो अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन? योशिरो मोरी ने इस्तीफा दे दिया है। उसका कारण रहा महिलाओं के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके कारण उन्हें जो है टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष से इस्तीफा देना पड़ा। इससे पहले देखा जाए तो योशिरो मोरी अप्रैल 2000 से 2001 तक जापान के प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाना है और इससे पहले जो है कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया था। जापान अपने चौथे ओलंपिक की मेज़बानी करेगा। इससे पहले जापान में 3 बार ओलंपिक्स हो चुके हैं। पहला ओलंपिक खेल जो है वो 1896 में ग्रीस के एथेंस में आयोजित किया गया था। इसी प्रकार ओलंपिक खेलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया, जो कि 1894 में गठित किया गया और जो कि एक गैर सरकारी खेल संगठन है और ये आधुनिक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कोविड वॉरियर मेमोरियल की स्थापना ओडिशा के किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन है पुरी, भुवनेश्वर, पारादीप, बोलांगीर। तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो ओडिशा सरकार भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क में एक कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करेगी और इसका उद्घाटन 15 अगस्त 2021 में किया जाएगा। यह स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बलिदान और सेवाओं के सम्मान के लिए बनाया जाएगा, जिन्होंने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान गंवा दी थी। इसी प्रकार एक दृष्टि ओडिशा राज्य पर डालें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में कटक के कनिका पैलेस में भारत के एक राज्य के रूप में की गई थी और इस कारण ओडिशा राज्य प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है, यानी कि ओडिशा दिवस मनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ओडिशा राज्य भारत का 9वां राज्य है और जनसंख्या के आधार पर 11वां राज्य है। इसकी सीमाएं भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के साथ स्थलीय सीमा लगती है। तटीय सीमा इसके बंगाल की खाड़ी, जो कि ओडिशा के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसी के साथ देखा जाए तो ओडिशा एक सदनीय व्यवस्था वाला राज्य है। एक सदनीय व्यवस्था वाला राज्य है ओडिशा भारत का। एक सदनीय व्यवस्था वाला राज्य है, यानी कि यहाँ पर एक सदन है, विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या इसके 147 है। जो इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे, ओडिशा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हरे कृष्ण महताब थे। वर्तमान में है नवीन पटनायक। और प्रथम राज्यपाल यहाँ पर जो बनाए गए थे वो थे कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल कौन बने? कैलाश नाथ काटजू। और वर्तमान राज्यपाल हैं गणेशी लाल ओडिशा के। तो इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय रक्षा के संदर्भ में हाल ही में खबरों में रहा INS करंज क्या है? युद्धपोत, हल्का हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, युद्धक टैंक। तो इसका आंसर होगा पनडुब्बी। पनडुब्बी है ये INS करंज। और भारतीय नौसेना को अपनी तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी मिली है, जिसे INS करंज के रूप में मुंबई में कमीशन किया जाएगा और यह 6 पनडुब्बियों का एक हिस्सा है, जिसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जा रहा है। और इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग लिमिटेड में किया जा रहा है, के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा इस लिमिटेड ने यानी मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने खंडेरी, कलवरी, करंज नामक 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को नौसेना को पहले डिलीवर कर दिया है। तो करंज एक स्वदेशी पनडुब्बी है जो मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई है और अपनी आधुनिक विशेषताओं की वजह से ये पनडुब्बी अपने लक्ष्य को सटीकता से निशाना लगा सकती है। इसके अतिरिक्त जो 3 शेष स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं, वेला, वागीर और वागशीर, ये अभी निर्माण के विभिन्न चरणों में है। वागीर का परीक्षण अभी जो है 13 नवंबर 2020 में सफलतापूर्वक मुंबई के तट पर किया गया था वागीर का सफल परीक्षण। तो जल्दी ही यह भी भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि शहरी सहकारी बैंकों के समेकन का अध्ययन करने के लिए RBI द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन हैं? NS विश्वनाथन, उर्जित R पटेल, G वेंकटरमन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा NS विश्वनाथन। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक नियामक रोड
मैप तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया और इस समिति की अध्यक्षता आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन करेंगे। इस विशेषज्ञ समिति को 3 महीने के भीतर जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी वह किस संगठन के द्वारा विकसित की? इसरो, DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के अंतिम उत्पाद बैच को अभी हाल ही में DRL APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद से रवाना किया गया और इन मिसाइलों को DRDO द्वारा विभिन्न उद्योग भागीदारों के सहयोग से डिज़ाइन और विकसित किया गया और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा इसे एक तरीके से इंटीग्रेटेड किया गया, इसका असेंबलिंग किया गया। यह मिसाइल प्रणाली हवाई लक्ष्यों के खिलाफ रक्षा प्रदान करती है, यानी कि जो मिसाइल्स दूसरे देशों से हम पे अगर दागे जाते हैं या दूसरे दुश्मन देशों से हम पर छोड़े जाते हैं तो उनके विरुद्ध ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उन दूसरे मिसाइलों को हवा में ही समाप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, जिसमें लड़ाकू विमान और मिसाइल भी शामिल हैं जिनको ये हवा में ही नष्ट कर देगा। तो सरफेस टू एयर मिसाइल का जो निर्माण किया वो किसने किया? DRDO ने किया। DRDO के प्रमुख कौन है? G सतीश रेड्डी हैं। DRDO के प्रमुख का मुख्यालय नई दिल्ली में है DRDO का। ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके साथ चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान महानिदेशक हैं कौन? K नटराजन, सतीश रेड्डी, नरेंद्र कुमार सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों में, और जिन लोगों ने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें और आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके लक्ष्य की ओर। इसी के साथ पिछले कुछ समय से कुछ कारणों से वीडियो डिलेज हो रही हैं, एक दिन नहीं आ पा रही हैं तो एक दिन आ रही हैं। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जो कारण थे, रुकने के कारण थे, वो आप लोगों के लिए ही कुछ नई चीज़ों को वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए कुछ नई चीज़ों को लेकर आना, उस पर किए जा रहे कार्य के कारण ये हो रहा था और अब उन कार्यों को कंप्लीट किया जा रहा है और आपके सामने जल्द ही कुछ अन्य विषयों की वीडियोज़ भी उपलब्ध हो पाएंगी। धन्यवाद।